नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि जब सत्ता हद से ज्यादा निरंकुश हो जाए तो अंजाम क्या होता है। आज बात होगी रॉलेट एक्ट 1919 की। एक ऐसी ऐतिहासिक गलती, कह लीजिए एक ऐसा गलत दांव जिसने पूरे भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कानून की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसे फैसले की कहानी है जो ब्रिटिश हुकूमत पर पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से उल्टा पड़ गया था। तो सबसे पहले दिमाग में एक बुनियादी सवाल आता है ना? आखिर कैसे एक अकेला कानून जिसे जानबूझकर एक पूरे देश की आवाज को दबाने, उन्हें डराने और पूरी तरह कुचलने के लिए बनाया गया था, वही कानून पलटकर हमारी आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा, सबसे धारदार हथियार कैसे बन गया? इसे आप एक तरह का बूमरैंग इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब फेंका कुछ और गया था, लेकिन लौटकर कुछ और ही आया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। भाग 1, अंग्रेजों का बढ़ता डर। इस बूमरैंग इफेक्ट को समझने के लिए ना हमें उस वक्त के माहौल में जाना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय। सोचिए उस वक्त असल में चल क्या रहा था। एक तरफ तो पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, कागजों पर देखा जाए तो बिल्कुल शांति थी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के मन में एक खौफ, एक क्रांति का डर लगातार बना हुआ था। साम्राज्य बाहर से देखने में तो बहुत ताकतवर लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये डर खाए जा रहा था कि कहीं युद्ध से लौट रहे हमारे भारतीय सैनिक और देश में पहले से मौजूद क्रांतिकारी ये सब मिलकर कोई बहुत बड़ा विद्रोह न खड़ा कर दे। शांति के इस नकाब के पीछे सच यही था कि हुकूमत बुरी तरह डरी हुई थी। अब सरकार के पास पहले से ही 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मौजूद था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कैच थी। समस्या ये थी कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ युद्ध के समय के लिए लागू था। अब युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों का डर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। तो अपनी इसी घबराहट और पैरानोया को कंट्रोल करने के लिए उन्हें किसी ऐसे हथियार की तलाश थी जो परमानेंट हो और पहले से कहीं ज्यादा क्रूर हो। उन्हें एक नए और मजबूत टूल की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, काला कानून, रॉलेट एक्ट। उसी खौफ और डेस्परेशन के बीच ब्रिटिश सरकार ने एक भयानक समाधान निकाला ताकि वो अपनी पकड़ मजबूत रख सकें। इस कानून का जो असली ऑफिशियल नाम था ना, वो था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये इस भारी भरकम नाम से मशहूर नहीं हुआ। इसे ड्राफ्ट करने वाले जज थे सर सिडनी रॉलेट, और उन्हीं के नाम पर इसे रॉलेट एक्ट का नाम दे दिया गया। इस कानून का बस एक ही सीधा सा मकसद था, किसी भी तरह से क्रांतिकारियों को पूरी तरह कुचल देना। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये कानून आम इंसानों से उनके सबसे बुनियादी मानवाधिकारों को कैसे छीन लेता है। आप इसकी शक्तियों की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा 2 साल तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे। कोई सुनवाई नहीं, और तो और प्रेस की आवाज को पूरी तरह से दबाने के लिए पूर्ण सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब ये कोई नॉर्मल कानून तो बिल्कुल नहीं था, ये सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रता का गला घोटने की एक बहुत ही वेल प्लान्ड साजिश थी। उस समय के लोगों ने इस भयानक कानून की सच्चाई को सिर्फ एक ताकतवर नारे में पिरो दिया था। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, ये उस दौर के दर्द, बेबसी और इस कानून की क्रूरता को दिखाने वाला सबसे सटीक ऐतिहासिक नारा है। इस एक्ट ने न्याय की जो एक बेसिक डेफिनेशन होती है ना, उसी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। जाहिर सी बात है, जब कोई कानून सीधे तौर पर आपके बुनियादी अधिकारों पर ऐसा जानलेवा प्रहार करेगा तो जनता शांत कैसे बैठेगी। पूरे भारत की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के इसे काला कानून करार दिया। और देखा जाए तो इस कानून के खौफनाक चेहरे के हिसाब से ये नाम बिल्कुल सटीक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 3, गांधी जी का अहिंसक आंदोलन। इस दमनकारी और घुटन भरे माहौल में जब ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश राज अब सब कुछ कुचल कर रख देगा, तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की आग तो धधक ही रही थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन ये सारा गुस्सा बहुत बिखरा हुआ था। इस बिखरे हुए राष्ट्रीय गुस्से को ना एक बहुत ही स्पष्ट दिशा की जरूरत थी। और ठीक इसी पॉइंट पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं। असल में ये रॉलेट एक्ट ही वो चिंगारी थी जिसने गांधी जी के पहले अखिल भारतीय आंदोलन को जन्म दिया था।
गांधी जी ने एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने रखा जो ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी बड़ी तोपों से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, और वो था सत्याग्रह। आसान शब्दों में कहें तो सत्य के लिए अहिंसा के साथ आग्रह करना। और ध्यान दीजिएगा, इसे हमें सिर्फ एक दार्शनिक या फिलोसॉफिकल विचार नहीं मानना चाहिए। ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बेहद शानदार, अभूतपूर्व और कह सकते हैं कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। बिना कोई हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने का ये अपने आप में एक बिल्कुल अनूठा तरीका था। और ये रणनीति कोई हवाई बात नहीं थी। इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही स्पष्ट और ऑर्गेनाइज्ड थी। इसके 3 मुख्य चरण थे। सबसे पहले पूरे देश में हड़ताल करना, उसके बाद सामूहिक उपवास रखना और फिर शांतिपूर्ण तरीके से जनसभाएं आयोजित करना। इन 3 सिंपल लेकिन बेहद असरदार कदमों ने रातों रात पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। शांतिपूर्ण अवज्ञा का ये वाकई एक कमाल का मॉडल था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 6 अप्रैल 1919। गांधी जी की सिर्फ एक आवाज पर ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा भारत एक झटके में थम गया हो। आप इमेजिन करके देखिए, पूरे देश में बाजार बंद पड़े थे, रेलगाड़ियां जहां थी वहीं खड़ी रह गई, सारे स्कूल और कॉलेज बिल्कुल खाली थे। हड़ताल का ये स्केल इतना विशाल था कि इसने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया। इस दिन ने साबित कर दिया कि पूरा राष्ट्र अब एक साथ जाग चुका है। और खास बात यह है कि ये विरोध सिर्फ सड़कों पर या आम जनता तक ही सीमित नहीं था। इस काले कानून ने समाज के सबसे पढ़े लिखे और बौद्धिक वर्ग को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना इतना प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान वापस लौटा दिया, और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं ने तो विरोध जताते हुए अपने सरकारी पदों से ही इस्तीफा दे दिया। ये वो बड़े बलिदान थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक बहुत ही गहरी वैचारिक ताकत बख्शी। चलिए आप देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। भाग 4, एक नए युग की शुरुआत। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक गलत कानून ने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की पूरी एक झड़ी लगा दी। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बाद मार्च 1919 में रूलेट एक्ट पास होता है। इसके तुरंत बाद 6 अप्रैल को पूरा देश एक साथ हड़ताल पर चला जाता है। इसी विरोध की धधकती आग के बीच 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड होता है। और इसी सारे गुस्से, इसी दर्द ने मिलकर 1920 में विशाल असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। आप देख रहे हैं, सिर्फ एक कानून ने इतिहास की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे फिर कोई नहीं रोक पाया। और यही है वो सबसे बड़ी विडंबना, वो बूमरैंग इफेक्ट जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। अंग्रेजों का एकदम स्पष्ट इरादा था भारतीयों के दिलों में डर पैदा करना और उन्हें हमेशा के लिए कुचल देना। लेकिन असल में हुआ क्या? इस एक कदम ने भारत में एक ऐसी बेमिसाल राष्ट्रीय एकता पैदा कर दी जो शायद ही पहले कभी देखी गई थी। जिस कानून को देश को बांटने और दबाने के लिए लाया गया था ना, उसी कानून ने पलटकर हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक नई और अजय दिशा दे दी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो क्या वो सच में एक राष्ट्र की आत्मा को कुचल पाता है, या फिर वो उसी चिंगारी को जन्म दे देता है जो उठ खड़ी होती है और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखती है? रॉलेट एक्ट का इतिहास हमें यही सिखाता है कि दमन चाहे कितना भी क्रूर, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्य और एकजुटता की ताकत के सामने उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।